हैंड ग्रेनेड मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसका पिन निकाला, उसे आहिस्ता से अंदर लुढ़काया और खुद 5 कदम दौड़कर छलांग लगाई और रेत पर ऊंधे मुंह जा गिरा। फिर हाथों से सर ढांप लिया। एक धमाका हुआ, मेरे ऊपर से कोई शय साई के साथ उड़ती हुई निकल गई। मैंने सर उठाकर पीछे देखा, जहां मिलिट्री पुलिस का ऑफिस था वहां अब धुएं का बादल चकराता हुआ ऊपर को उठ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसानी चीख की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद ऑफिस में मौजूद 4 इस्राएली सिपाही थे, उनके परखच्चे उड़ गए थे। मैं झुका झुका मिट्टी के क्वार्टरों के पीछे से होकर मलबे का ढेर बने ऑफिस के सामने आया तो देखा कि छत का आधा हिस्सा दरवाजे पर गिरा पड़ा था। आग नहीं लगी थी क्योंकि 4 दीवारी मिट्टी की थी। सामने ट्रक और जीप उसी तरह खड़े थे, कहीं कोई गार्ड नहीं आ रहा था। मैंने जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और वहां से तेजी के साथ निकल गया। मिलिट्री पोस्ट से निकलकर सहराई रास्ते में आते ही मैंने रफ्तार तेज कर दी और अंधाधुंध मशरकी सिमत में बढ़ने लगा। मेरे दिल में सिर्फ यही एक मकसद था कि जैसे भी हो मशरकी रुख पर जितनी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। जीप फौजी थी, ये मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरा हुआ था। जीप के डैशबोर्ड में स्वाय एक अबरानी ज़बान के अखबार के और एक पेज कस के और कुछ नहीं था। यह मुझे कतई तौर पर इल्म नहीं था कि आगे क्या है और ये कि कहीं मैं किसी फौजी कैंप के इलाके में तो नहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी जीप सहराई रास्ते पर उड़ी जा रही थी। बादल हल्के हो रहे थे और कहीं कहीं से धूप की किरणें नीचे उतरने लगी थी। हवा गर्म हो गई थी, रेत भी खुश्क हो चुकी थी। जिस रेतली सड़क पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो बस मेरी जीप जितनी ही चौड़ी थी। कभी ऊंचान आ जाती और कभी ढलान। टीले पीछे रह गए थे। मिलिट्री पोस्ट से मैं काफी आगे निकल आया था। मुझे महसूस हुआ जिस रेतीले रास्ते पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो अब जैसे रेत में मादूम हो गया था। यहाँ जमीन सख्त हो गई थी, गोया मैं पथरीली जमीन वाले उजाड़ सहरा में आ गया था। पथरीली जमीन होने की वजह से जीप को दचके लगने लगे थे। ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। ये सारा इलाका वीरान और गैर हमवार था, कहीं कोई जंगली झाड़ी तक नजर नहीं आती थी। बादल काफी हल्के हो गए थे और धूप में तपश आ गई थी। इस ख्याल से दिल बैठने लगा कि कहीं मैं सहरा में भटक तो नहीं गया। दूसरी जंग अजीम की ऐसी कई कहानियां मैं पढ़ चुका था कि अपने यूनिट से बिछड़कर कोई सिपाही सहरा में रास्ता भूल गया और फिर उसके अंजाम को किसी को इल्म ना हो सका। सहरा बड़ा जालिम है। एक बार आप सहराई टीलों की भूल भुलियों में फंस गए तो फिर आपकी किस्मत में सिवाय प्याज की एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के और कुछ नहीं होता। हर टीला एक जैसा है। आप एक जगह चक्कर काटने लगते हैं और हर बार फिर कर वहीं आ जाते हैं। मुझे भी यही धड़का लगा था कि कहीं मेरा अंजाम भी तो एक सैरानी मौत तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। संगलाख बंजर और स्याह पथरीले टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदान पत्थरों से भरा हुआ था। मैं जीप को इधर से उधर घुमाता रास्ता बनाता चला जा रहा था। स्याह बंजर टीलों की एक दीवार सी मेरे पीछे रह गई। इस दीवार के अकम में अचानक एक कड़ाका गूंजा। यह किसी जेट तैयारे का कड़ाका था। मैंने जीप को ब्रेक लगाई और उछलकर 2 पत्थरों के दरमियान लेटकर ऊपर तकने लगा। एक सफेद और नीले निशान वाला जेट तैयारा टीलों की चोटियों के ऊपर बिल्कुल सेध में उभरा। आसमान की वुस्तों में जाकर टेढ़ा हुआ और बाईं जानिब गोता लगा गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये जेट तैयारा मेरी तलाश में चक्कर लगा रहा था। जब उसकी आवाज़ दूर जाकर गायब हो गई तो मैं अपनी जगह से उठा, जीप के टायरों को देखा। टायरों की बहुत बुरी हालत हो रही थी। पत्थरों ने उनको उधेड़ना शुरू कर दिया था। मैंने कोई परवाह न की और जीप को आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद मैदान में फैले हुए गोल पत्थरों का सिलसिला कम हो गया और मैंने रफ्तार तेज कर दी, मगर जीप के टायरों ने अब जीप को जैसे जकड़ सा लिया था। वो धड़ धड़ा रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक मुकाम पर पहुंचकर जीप का एक टायर फट गया। धमाका हुआ और जीप एक तरफ से उछलकर नीचे गिरी और मैं उछलकर बाहर जा पड़ा। उठकर जीप के टायर को देखा, वो बुरी तरह से फट गया था। बाकी टायरों का भी यही अंजाम होने वाला था। अगरचे जीप के पीछे 2 फालतू टायर लगे थे, मगर इनका अब कोई फायदा नहीं था। धूप की सख्ती से इर्द गिर्द के बंजर टीले तप रहे थे। गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे प्यास भी तंग कर रही थी। मैंने जीप को धक्का लगाकर एक टीले के साए में कर दिया कि ऊपर से आसानी के साथ देखी न जा सके, और खुदा का नाम लेकर पैदल ही आगे रवाना हो गया। जब ये ख्याल आता कि मैं इस संगलाख सहरा में भटक गया हूँ तो दिल बैठने लगता। जमीन सख्त थी जैसे रेत जम रही हो। पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े थे, कहीं कोई साया नहीं था।
धूप खूब चमकने लगी थी। आसमान पर बादल का कहीं नामो निशान तक नहीं था। एक फरलांग चलने के बाद ही मैं पसीने से शराबूर हो गया और हल्क खुशक पड़ने लगा। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। मेरी जीप में रखा हुआ इकलौता हैंड ग्रेनेड भी गर्म होकर तपने लगा था। उस डर से कहीं ये सख्त तपश की वजह से अपने आप ही न फट जाए, मैंने उसे जेब से निकाला, गौर से देखा और फिर एक पत्थर के करीब जमीन पर रख दिया। मुझे भूख प्यास बर्दाश्त करने की मशक थी, थकान भी इतनी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इस खदशे से परेशान था कि मुझे मेरी मंजिल का इल्म नहीं था। ये बात वादे नहीं थी कि मैं किस तरफ को जा रहा हूँ और क्या आगे कोई बस्ती भी आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ के सहरा हजारों मुरब्बा मील में फैले हुए थे और यहाँ पैदल चलना तो मौत को गले लगाने वाली बात थी। अपने कियाफे के मुताबिक अगर मैं इसराइल के शमाल मशरक की सरहद की तरफ जा रहा था तो फिर आगे या तो यरूशलेम या फिर जैर को शहर ही हो सकता था। ये दोनों बड़े शहर उर्दन की सरहद के करीब वाक़े थे, मगर मैं यकीनी तौर पर कुछ कह नहीं सकता था। मेरा रुख इन दो शहरों की तरफ ही है। हैंड ग्रेनेड को मैंने पत्थरों के नीचे छुपा कर रखा और आगे चल पड़ा। प्यास बढ़ रही थी। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे और धूप तेज हो गई थी। पथरीले टीले तप रहे थे। मैं खुदा के भरोसे चला जा रहा था। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए काफी दिन गुजर गया। सूरज मगरब की तरफ उतरने लगा। प्यास से निढाल हो रहा था। सहरा के दहशत वीराने भी अपने अंदर एक तिलिस्म का सिलसिला रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ बल मुसाफिर अचानक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसका उसे वहमो गुमान तक नहीं होता। मैं सर झुकाए बाएं लटकाए कदम कदम जैसे रेंगता हुआ तपते पत्थरों के संगलाख वीराने में चला जा रहा था कि बाईं जानिब एक नशेब नमूदार हुआ। मैंने उस तरफ निगाह की तो पहले तो मुझे यकीन ही ना आया। आंखें मलकर गौर से देखा तो ये मेरा वहम नहीं था। नशेब में कुछ दूर दरख्तों के झुंड खड़े थे। ये दरख्त खजूरों के थे। मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैं इस झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। बहुत जल्द थक कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं हाँप रहा था। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर बेताबी से उठा और दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था। खजूरों के झुंडों के नीचे ठंडे साये में शफाफ और ठंडे पानी का एक चश्मा बह रहा था। मैंने चश्मे में छलांग लगा दी और जानवरों की तरह उसमें पलटे खाने लगा। मैंने सैर होकर पानी पिया, बाहर निकलकर रेत पर गिरी पड़ी खजूरों को धोकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद वहां की दरख्तों की ठंडी छांव में एक तरफ लेट गया। इंतहाई थकन के बाद दम को आराम मिला तो नींद ने गलबा किया। जल्दी से आंखें खोल दी। यहाँ गाफिल होकर सोना ठीक नहीं था। किसी वक्त भी दुश्मन यहाँ पहुँच सकता था। मैं किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रहा था, बल्कि रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। जब शाम का झटपटा रात के अंधेरे में समा गया और आसमान पर चांदी के जेवरों में ऐसे सितारे निकल आए तो मैंने महसूस किया कि पथरीली जमीन की जगह रेतली जमीन शुरू हो गई है। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे टीले शुरू हो गए थे जिन पर जंगली झाड़ जिनकाड़ उगा था। सहरा में रात को हमारे शहरों जैसा अंधेरा नहीं होता। यहाँ सितारों की रोशनी में एक धुंध सी चारों तरफ फैल जाती है जिसमें हर शय नजर आ जाती है। मैं रेत के दो टीलों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक फिजा में ऊंट के ओपलों की मखसूस बू महसूस हुई। ये सहरा की खास बू होती है जो इस बात की अलामत होती है कि या तो आसपास कहीं कोई काफिला पड़ाव डाले पड़ा हुआ है और या कोई गांव करीब है। मैं चौकन्ना हो गया। फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। टीलों के दरे से बाहर निकला तो सामने खुले मैदान में रोशनी नजर आई। मैं वहीं रुक गया। ये रोशनी लालटेन की थी जो जमीन से कोई 10 फुट ऊंची किसी शय से लटकी हुई थी। वहां 2-4 मिट्टी के मकान बने हुए थे। कुछ दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। ये कोई छोटा सा गांव था। जिस रास्ते पर मैं चला जा रहा था गांव के सामने से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता टीले के ऊपर जाता था। मैं गांव में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, चुनाचे टीले वाले रास्ते पर हो लिया। टीले की रेत नरम थी और मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। टीले के ऊपर पहुंचा तो नीचे घूर कर देखा। नीचे एक गहरी खाई थी। मैं वहीं रेत पर बैठ गया। अगर बेध्यानी में नीचे उतरने लगता तो खाई में लुढ़क सकता था। वहीं से पीछे हो गया और टीले से उतर आया। सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। आखिर यही फैसला किया कि जैसे भी हो गांव से कुछ फासले पर रहते हुए आगे निकल जाऊंगा। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि अपने पीछे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। पलटकर देखा तो एक ऊंट बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। ऊंट पर इंसानी हैवला बैठा नजर आ रहा था। उसने ऊंट की बागें खींच ली और अबरानी में पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने आवाज को मुजतमे किया और जरा सा खांस कर बोला, मेरा नाम जयरूम है। रास्ता भूल गया हूँ। सहरा में ये कौन सा गाँव है? रोशनी देखकर इधर जा रहा था।
वो आदमी ऊँट को बढ़ा कर ज़रा आगे आया और बोला, मेरा घर इसी गांव में है, मेरा नाम एशकोल है, मेरा यहाँ इंजीर का बाग है, तुम आज रात मेरे मेहमान हो, आओ मेरे साथ। पहले तो ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाऊँ, फिर सोचा कि भागने से इसे शक पड़ जाएगा और हो सकता है कि इसके पास असला भी हो और ये पीछे से फायर कर दे तो क्या मैं इसे गोली से उड़ा दूँ। ये भी अच्छा ना लगा कि एक आदमी मुझे अपना मेहमान बना रहा था और मैं उसे यूं ही हलाक कर डालूं। इस वक्त मुझे बहुत सी मालूमात हासिल करने की भी ज़रूरत थी। ये आदमी मुझे कम अज़ कम ये ज़रूर बता सकता था कि ये इलाका कौन सा है और इसके आगे कौन सा शहर है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके ऊँट के साथ साथ नीचे नशेबी गांव की तरफ चलने लगा। मेरा एक हाथ जेब के अंदर पिस्तौल पर मजबूती से जमा था। इस आदमी की दाढ़ी थी, इसकी आवाज़ मजबूत थी, उम्र 40 के करीब लगती थी। इसने इसराइली काश्तकारों जैसा लिबास पहन रखा था, सर पर इसराइली खास टोपी थी। मेरी दाढ़ी जो फ्रेंच कट थी अपनी हदूद से बढ़ गई थी। मैं बड़ी रवानी से अबरानी बोल लेता था। वो मुझसे बातें भी किए जा रहा था, कह रहा था कि तुम खुशकिस्मत हो जो इधर आ निकले, वरना तो सहराओं में भटका हुआ आदमी कभी जिंदा वापस नहीं आता। लालटेन वाले मकान के अहाते में पहुंचकर वो ऊँट से उतर आया। अब उसने दोनों हाथों से खालस यहूदियों के ऐसे अंदाज में मुझसे मुआनका किया और किसी औरत को आवाज़ दी, रूथ देखो मेहमान आया है, इंजीर का मशरूब और रोटी ले आओ। हम लालटेन की रोशनी में कच्चे मकान के आंगन में लकड़ी की बोसीदा मेज़ के आमने सामने बेंच पर बैठ गए। रोशनी में उसका चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था, काली दाढ़ी घनी थी, आंखों में उकाबी रोशनी थी। उसने कांधे से स्याह कंबल उतार कर बेंच पर रख दिया और मेरी फटी हुई कमीज की तरफ इशारा करके कहने लगा, लगता है तुम्हें सहराओं में रास्ता भूले कई रोज हो गए हैं। मैंने जूते उतार कर एक तरफ कर दिए और अपने थके हुए पाँव को हाथों से सहलाते हुए बोला, मैं 3 रोज से इस वीराने में भटक रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। जंगली खजूरें खाकर गुजारा करता रहा, पीछे एक नखलिस्तान में सारा दिन पड़ा रहा क्योंकि वहाँ पानी था। एशकोल अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए मुस्कुराया और मेज़ पर हाथ रख कर बोला, जेरूम तुम नौजवान हो मगर सहरा जालिम है, वो ना बूढ़ा देखता है ना नौजवान। पानी के बगैर तो 3 दिन सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकता है। उसने एक बार फिर रूथ को आवाज़ दी। कोठरी के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई चचा। एशकोल बोला, रूथ मेरी भतीजी है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। एक बड़ा भाई साउल है, वो भी मेरे साथ ही रहता है, खेती बाड़ी में हाथ बटाता है मेरा। फिर उसने पलटकर सवाल किया, तुमने ये नहीं बताया कि तुम सहरा में रास्ता कैसे भूल गए, क्या तुम अकेले हो? मैंने एक फर्दी कहानी पहले ही से ज़हन में तैयार कर रखी थी। मैंने उसे बड़े एतमाद के साथ सरसरी अंदाज में बताया कि मैं यरूशलेम से अपने एक दोस्त के पास उसके कस्बे में आया था। शाम को अकेला ही सैर को निकल खड़ा हुआ और रास्ता भूल गया। उसने कस्बे का नाम पूछा तो मैं भुखला सा गया क्योंकि कस्बे का फर्दी नाम मैंने नहीं सोचा था। सर खुजाते हुए कहा, याद नहीं रहा। दरअसल मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। यरूशलेम में मेरा फर्नीचर का कारोबार है। एशकोल ने फिजा में हाथ झटक दिया और बोला, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से अगले गांव पहुँचा देंगे। वहाँ से जेरूको की तरफ बसें चलती हैं। तुम जेरूको पहुंचकर दूसरी बस लेकर यरूशलेम पहुँच जाना। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक दराज कद लड़की हाथ में चंगेर और ताम चीनी की रकाबियाँ लिए बाहर आई। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर बिखरी स्याह जुल्फों को साफ नुमायां कर रही थी। उसने सर को हल्के से झटक कर माथे पर आए हुए बाल पीछे किए और मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, चचा ये तो कोई नौजवान शहरी है। एशकोल जोर से हंसा, रूथ के हाथ से चंगेर और रकाबियां थाम कर बोला, इसका नाम जेरूम है, यरूशलेम में इसकी फर्नीचर की दुकान है। ये सहरा में भटक गया था, खुशकिस्मत है कि मुझे मिल गया। अरे अंजीर का मशरूब कहाँ है? रूथ ने गर्दन एक तरफ ढुलका ली और बोली, चचा क्या मशरूब ज़रूरी है? एशकोल ने दोनों हाथ मेज़ पर जमाए और सर को पीछे की तरफ करके आसमान पर चमकते सितारों को देखा और बोला, ये सितारे मेरे दोस्त हैं। इससे पहले कि ये आसमान से नीचे टपक पड़े, मैं अंजीर के मशरूब से अपने मेहमान की खातिरदारी करना चाहता हूँ। रूथ हंस कर बोली, मेहमान की या अपनी चचा, और भाग कर अंदर चली गई। उसने देहात की इसराइली लड़कियों जैसा लिबास पहन रखा था। उसकी आवाज़ बड़ी गहरी और ख्याल अंगेज थी। एशकोल ने आवाज़ दी, रूथ साउल अगर सो गया हो तो उसकी चप्पल ले आओ, मेहमान के जूते फट गए हैं। मैंने जल्दी से कहा, चचा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इनकी मुरम्मत करवा लूँगा। एशकोल ने चंगेर में से मकई की एक रोटी और खुश्क गोश्त का एक टुकड़ा और थोड़े से अंगूर निकाल कर रकाबी में डाले और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, मेहमान की खातिरदारी हमारा फ़र्ज है। साउल मेरा भतीजा है,
اس کی چپل تمہارے پاؤں میں پوری اترے گی، اس کا قد کاٹ بالکل تمہارے جتنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ سائلنسر والا پستول میری جیب میں تھا۔ یہ ایک مشکوک اسلحہ تھا۔ اس کی وجہ سے میرے میزبان کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا، کیونکہ عام حالات میں کوئی آدمی پستول کے آگے سائلنسر نہیں لگاتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ موقع پاتے ہی سائلنسر نکال کر پھینک دوں گا۔ پھر سوچا کہ سائلنسر بہت کام دے سکتا ہے، کیونکہ میں ابھی خطرے سے باہر نہیں تھا، دشمن کے ملک میں تھا اور کسی وقت بھی مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ روت نے مشروب لا کر میز پر رکھ دیا۔ مکئی کی روٹی اور گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میں روٹی کھانے لگا۔ ایشکول نے مجھے مشروب پیش کیا۔ میں نے انتہائی انکسار سے معذرت پیش کر دی۔ اس نے مجبور نہ کیا۔ روت میرے لیے ریت میں دبے ہوئے مٹکے میں سے ٹھنڈا پانی لے آئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گلاس لے لیا۔ وہ مسکرا دی۔ لالٹین کی روشنی میں وہ بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے چچا کو بتایا کہ اس کا بھائی ساؤل سو گیا ہے اور اس کی چپل نہیں مل رہی۔ ایشکول نے میز پر ہاتھ مارا اور غصے میں بولا، میرے مہمان کے لیے چپل لاؤ، میری چپل لے آؤ۔ روت نے آہستہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سر کو جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ دوبارہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کی چپل تھی۔ اس نے چپل میرے پاس لا کر رکھ دی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جمائی لیتی کوٹری کی طرف چلی تو ایشکول نے کہا، مہمان کے لیے صاحبان کے نیچے بستر لگا دو اور میرا کمبل بھی ڈال دینا۔ پھر میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، رات کو صحرا میں سردی ہو جاتی ہے۔ وہ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ کبھی یروشلم کے بارے میں پوچھتا کہ اب اس شہر کی آبادی کتنی ہو گئی ہے، کبھی کہتا کہ میں دوبارہ یروشلم گیا ہوں۔ ایک بار نفرت سے سر جھکا کر کہنے لگا، یروشلم میں فلسطینی عرب مسلمانوں کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم دیکھ لینا، ہم ایک نہ ایک دن ان سب کو اردن میں دھکیل دیں گے۔ ہمیں 4000 سال بعد وطن نصیب ہوا ہے۔ پھر ایک دم سے اس نے سوال کیا، جیروم تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہارا عبرانی لہجہ یروشلم کے یہودیوں کا نہیں ہے۔ میں اندر سے گھبرایا مگر اوپر سے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، میری پیدائش انگلستان میں ہوئی تھی، 11 جماعتیں میں نے وہیں پاس کی۔ میرے ماں باپ کی وہاں ایک گروسری شاپ تھی۔ روٹ نے کوٹری کے دروازے کے پہلو میں جو صاحبان سا بنا ہوا تھا اور جہاں سوکھی گھاس کے گٹے پڑے تھے، سیاہ رنگ کا ایک کمبل وہاں رکھ دیا اور بولی، چچا تمہارے مہمان کے لیے بستر لگا دیا ہے۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کا چچا موڈ میں تھا، خدا جانے کس صدی کی باتیں سنا رہا تھا۔ کبھی فلسطینی عربوں کو کوسنا شروع کر دیتا تو کبھی اردن شام کو برا بھلا کہتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مجھے بے سود ہو کر سونا چاہیے یا نہیں، کہیں کسی آفت میں تو نہیں پھنس جاؤں گا۔ اس وقت کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے ایشکول سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ جیرو کو وہاں سے کتنی دور ہے اور وہاں سے یروشلم کو بسیں کس کس وقت نکلتی ہیں۔ اگرچہ اس نے پیشکش کی تھی کہ وہ مجھے خود اگلے قصبے میں چھوڑ آئے گا، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں مجھے نیند بھی آنے لگی۔ ایشکول بھی اب باتیں کرتے کرتے تھک گیا تھا اور اس کا سر بار بار ایک طرف کو ڈھلک جاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب سو جائے۔ ایشکول اٹھا اور شب بخیر کہتے ہوئے لڑکھڑاتا کوٹری میں چلا گیا۔ لالٹین اس لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ میں نے اس کی بتی نیچے کر دی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور شبنم گرنے لگی۔ میں صاحبان کے نیچے خشک گھاس پر بچھے ہوئے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار خیال اپنے مشن کی ناکامی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس بھی اپنے عزائم میں ناکام ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایٹمی میزائلوں کو فائر ہونے اور اپنے شہروں کو بھی ایٹمی تباہی سے بچا لیا تھا، لیکن وہ مجھے گرفتار نہ کر سکے تھے۔ مجھے اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو پاکستانی لڑکی مجھے دکھائی، اس کی شکل ہو بہو اصلی لڑکی سے ملتی تھی۔ صرف قریب جانے پر یہ بھید کھلا کہ یہ لڑکی یہودی ہے جس نے پاکستانی لڑکی کا حلیہ بنا رکھا ہے یا اس کا ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے ذاتی فلسطینی کمانڈر نمبر 2 نمبر 3 کے شہید ہو جانے کا بڑا افسوس تھا۔ سوال یہ تھا کہ اب مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ میں پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کو حاصل کیے بغیر واپس مصر نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میری شکست تھی جو مجھے کسی صورت میں بھی گوارا نہیں تھی۔ پہلے میں نے یہی سوچا کہ اردن کی سرحد پار کر کے وہاں سے مصر چلا جاؤں گا، مگر جب ذرا سکون میسر آیا اور پیٹ میں کھانا گیا تو نئے عزائم بیدار ہو گئے۔ اب میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں سے جبرو کو جاؤں گا اور وہاں سے یروشلم کا اگلا پروگرام مرتب کروں گا۔ پاکستانی خاتون کو مجھے بہرحال اسرائیلی بلیک میل سے بچانا تھا۔ میری ارادوں میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ میں نے پستول جیب میں ہی رہنے دیا اور بستر پر اسی طرح نیم دراز ہو گیا کہ میرا سر بازو کے پیچھے تھا اور میری نگاہیں کوٹری کے ادھ کھلے دروازے کے برابر دیکھ رہی تھی۔
میری کلائی پر جو گھڑی بندھی تھی اس کی سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھی۔